बचपन में जब मैं पैदा हुआ तो 2 मिनट के बाद हमारी माँ की डेथ हो गई। पैदा होते ही 2 मिनट बाद मैंने फिर डिसीजन लिया कि कुछ भी आज दुनिया में रहूंगा नहीं, आत्महत्या कर लूंगा मैं। न? ऐसी स्थिति में सर आगरा में ही राजा मंडी स्टेशन है। राजा मंडी स्टेशन के पास बिल्लोचपुरा है। मैं वहां पे गया कि आज ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊंगा। उसके बाद मैं वहां पे जाके रेलवे लाइन के किनारे बैठा रहा। देखा कि 2 किलोमीटर दूरी पे एक ट्रेन आ रही है। ट्रेन जैसे 1 किलोमीटर बढ़ गई, मैं ट्रेन के पटरियों पे लेट गया ना। जो रेलवे की लाइन होती, पटरी होती, ट्रैक होता है, उस पर अपना सर रख के लेट गया कि अब जो कुछ भी होगा और आँख एकदम पूरा बंद कर, जो पूरा रुमाल निकाल के आंखों पे रख लिया कि जो कुछ होगा। नमस्कार। दीपक दीपक सर, पीपी सर, आप सभी को नमस्कार और सभी हमारे साथी को नमस्कार। एक सर, नाम है रवि कुमार और बनारस के पास एक जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में तहसील केराकत तहसील पड़ता है, वहां का रहने वाला हूँ। और अभी करंट में मैं इस बिजनेस में शिक्षक हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ अपनी अपनी बचपन से अब तक की जर्नी के बारे में डिस्कस करूंगा। आवाज आ रही है सर? हाँ, एकदम प्रॉपर आ रही है, बढ़िया। ठीक सर। सर, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, नाम रवि श्रीवास्तव है। और बचपन में जब मैं पैदा हुआ तो 2 मिनट के बाद हमारी माँ की डेथ हो गई। पैदा होते ही 2 मिनट बाद। इसके बाद पैदा होने के बाद क्या स्थिति रही होगी, कैसे रहो, कैसे मैं जिंदा हुआ हूँ, अब मैं इतना नहीं मुझे पता है। लेकिन हमारे चाचा ने, चाची ने, दादा दादी ने पाल पोस के बड़ा किया। पिताजी से कोई मतलब 15 पिताजी हमारे मुंबई में रहा करते थे। उन्होंने कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ आ गई। और जितने गांव वगैरह में सौतेले माँ के बारे में या सौतेले बच्चे के बारे में जितनी दुर्घटनाएं होती हैं, जितना सुना होगा, वो सब हमारे साथ दुर्घटना घटित हुई। कुछ कोई भी एक छूटा नहीं। इसके बाद हमारे पिताजी 16 साल के एज में दूसरी शादी कर लिया। सारी दुर्घटना हमारे सौतेले की वजह से घटित हुई हमारे साथ। इसके बाद जो है, हम अपने चाचा चाची के पास रहते तो उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। और 21 साल के एज में हमारी शादी भी कर दी। अभी 36 एज है। और शादी करने के बाद फिर चाचा चाची ने बोला कि अब तुम्हारा सब पढ़ा लिखा दिया, बड़ा कर दिया, शादी भी हो गई, अब तुम अपना कमाओ खाओ। और गांव में जो हमें रहने के लिए हमारे जो सौतेली माँ, पिताजी हमारे माँ हैं, और उन्होंने कोई जगह भी नहीं दिया, कोई घर भी नहीं दिया, सब कुछ नहीं दिया। तो फिर मैं ननिहाल में आ गया, आगरा अपने। और वहाँ से हमारे ननिहाल में जो हमारे मामा जी, नाना जी हमें दोबारा से पढ़ाए, MBA कराए ऑटोमोबाइल टेक्निकल से। फिर इसके बाद जो है, मैं नौकरी पे चला गया। महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, कार कंपनी में मेरी नौकरी लग गई। वहाँ पे हमने 3 साल जॉब किया। 3 साल के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो मुंबई से बंद हो गई, औरंगाबाद पुणे में चली गई। फिर हमने ओटी कंपनी में दिल्ली आ गए। फिर इसके बाद 2 साल हमने ओटी कंपनी में जॉब किया। फिर इसके बाद BMW कंपनी चला गया। BMW कंपनी में 6 साल जॉब किया। फिर उसके आगरा वॉक्सवैगन कंपनी में पिछले 5 साल जॉब किया। पिछले पूरा 13 साल नौकरी किया। आगरा में नौकरी करने के दौरान मुझे कोई एक कस्टमर से मुझे मुलाकात हुई जो गाड़ी परचेज करने आए थे। उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बताया। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करनी थी, मेरी एक अच्छी जॉब थी। लेकिन उनको हमने गाड़ी सेल की थी तो उन्होंने हमारे पीछे पड़ गए। तो हमने एक सेफ शॉप कंपनी थी, सिक्योर लाइफ के नाम से जानते हैं उसको हमने ज्वाइनिंग कर लिया ना। कुछ प्रोडक्ट था सूट साड़ी का, उन्होंने मुझे दे दिया 8-10 हज़ार रुपया, वो ले गए। लेकिन मुझे कंपनी नहीं करनी थी। मुझे 6 महीना मुझे प्रोग्राम में, फंक्शन में, ट्रेनिंग में बुलाते रहे, मैं कभी नहीं गया ना। लेकिन नौकरी तो मैं एक बार बताऊं तो जो हमारे घर में, परिवार में, हमारे रिश्तेदार में सभी लोग, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आज की डेट में। बस इकलौता मैं व्यक्ति हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में चला गया। तो हम भी सोचा करते कि सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम बस प्राइवेट में आ गए। मुझे भी बड़ा अजब फील होता था। हमारे भी सपने बड़े स्ट्रॉन्ग थे ना। घर से हमें भगा दिया गया था। बहुत सारी प्रॉब्लम को हमने बचपन से लेकर अब तक फेस किया ना। तो सपने बहुत स्ट्रांग थे, मैं कुछ करके लोग को दिखाना है ना। मैं जो है आगरा में आ गया, वाइफ को भी मैं लेके आ गया, यहाँ पे रहने लगा।
और फिर नेटवर्किंग में 6 महीने के बाद उस कंपनी में, नेटवर्क मार्केट कंपनी का प्रोग्राम था, वहाँ पे डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा था। तो वहाँ पे उस प्रोग्राम में मैं गया था। तो उस प्रोग्राम को देखने के बाद मुझे ये अंदर से फील हुआ कि जो प्रोग्राम बना हुआ, ये जो बिजनेस में ज्वाइनिंग हुआ, ऊपर वाले ने शायद हमारे लिए ज्वाइनिंग, जो हमारे सपने स्ट्रॉन्ग हैं इतने, वो नौकरी से संभव नहीं है, इसी बिजनेस से ही पूरा होने वाला है। उस दिन से प्रोग्राम देखने के बाद शाम को आया घर पे, रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन उस जो हमें ज्वाइनिंग करवाए थे उस बिजनेस, उसको हमने अपने घर पे बुलाया, पूरे बिजनेस की पूरी जानकारी ली, डिटेल में कैसे काम मैं कर सकता हूँ उसको समझा। और समझने के बाद मुझे अच्छा लगा, मैंने काम को स्टार्ट किया। पिछले 3 से 4 साल मैंने लग कर काम किया और बहुत बड़े लेवल पे पहुंचा, बहुत पैसा कमाया। लेकिन उससे पहले क्या कि जो हमारे पास नौकरी का पैसा था ना, कम से 25-30 लाख रुपया था, मैं पूरा पैसा उस बिजनेस में लगा चुका था ना। उस पैसे को लगाने के बाद जब मेरा बिजनेस और हाई लेवल पहुंचा, मैं नौकरी को भी 80-90 हजार की सैलरी लेने वाला व्यक्ति, मैं 2014 में नौकरी को साइड कर दिया बिल्कुल। उसके बाद जो मैं नेटवर्किंग पूरा फुल टाइम एज ए करियर करने लगा, उस दौरान जो इतना पैसा जो हम वहाँ बिजनेस से आता था, जो हमारे पास अकाउंट में पैसा था, रखा हुआ था हमारे पास पैसा, सब बिजनेस में लगा दिया मैं। और उसी दौरान मैं घर ले लिया, 35 लाख का आगरा में फ्लैट ले लिया। और पैसा एक भी नहीं। फिर इसके बाद नोटबंदी आया, फिर इसके बाद 4 साल 5 साल बाद जो है कोरोना कोविड भी आ गया। जितना पैसा था सब कम से कम 50 लाख से ज्यादा के कर्ज में आ गया। और जब कर्ज में आ गया तो मुझे बैंक वाले परेशान करने लगे, और भी मैंने कुछ जगह से ब्याज पे, 8-10 जगह से पैसा ब्याज पे लेके हमने कर्ज को, मतलब ईएमआई वगैरह देता था। ब्याज बढ़ बढ़ के कम से कम 50 लाख 60 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज हो गया। एक दिन सर ऐसी स्थिति आ गई कि बैंक वाले पूरे 4-4 5-5 लोग घर पे आके छावा, घर में से सामान निकाल के फेंकना शुरू कर दिए। घर नीलामी के डेट पे आ गए, 2-2 3-3 बार पेपर में निकल गया नीलाम होने के लिए। मैं किसी तरह बचा रखा था, लेकिन बैंक वाले इतना ज्यादा परेशान कर रखे थे, इतना ज्यादा परेशान कर रहे थे कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्योंकि नेटवर्किंग से भी पैसा पूरा डूब चुका था, वहां भी छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दिया, कहीं से पैसा नहीं आ रहा। अब माइंड दिमाग काम नहीं कर, करूं तो करूं क्या करूं। अब किसी का बैंक सपोर्ट नहीं, किसी का भी साथ नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं। वाइफ जो हाउस वाइफ है घर में रहती है। फिर इसके बाद मुझे लगा फिर मुझे नौकरी में जाना चाहिए। लेकिन नौकरी में जब जा रहे हैं तो फिर रिज्यूम वगैरह डाला था, वो जो सैलरी पे हमने नौकरी छोड़ा था उस सैलरी पे नौकरी मिल नहीं रही थी ना। 35-35 हजार, 25 हजार, 20 हजार, जहां नौकरी के लिए 80 हजार की नौकरी छोड़ा था। जबकि उसके बाद जो है, क्या नाम है, उसके बाद जो है फिर हमने कहा नौकरी भी जो इतना सारी ईएमआई या बैंक का जो नौकरी से तो पूरा नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे काम की तलाश थी, कुछ मिलने। फिर हमने दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइनिंग की, उसमें भी 2-3 साल काम किया 2020 तक, और कर्ज में चला गया ना। और यहाँ तक की स्थिति आ गई थी कि आत्महत्या कर लूं, कुछ भी कर लूं मैंने ना। इतना बैंक वाले लोग, इतना लोन वाले, इतना कर्ज वाले, ब्याज वाले, रोज घर पे 8-8 10-10 लोग आते थे, एकदम परेशान ना। अब मैंने ये डिसीजन लिया कि न इस दुनिया में रहूंगा, न तो कोई आएगा घर पे पैसा मांगने, चाहे बैंक हो चाहे कोई व्यक्ति हो, कुछ भी। हमने 1 बार 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की ना, क्योंकि हमारे सामने मैं 2 बच्चे हैं। मैं सोचा था कि एक करके मैं क्या फायदा होगा हमारा होगा, या मैं करके क्या कर लूंगा, फिर बच्चों का, फैमिली का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन फिर दिमाग काम नहीं करते, करो तो करो क्या ना। 1-2 बार शांत हो गया। एक बार और भी ऐसे ही फिर 2021 में बैंक वाले जो है घर पे पूरा पुलिस फोर्स लेके आए, घर पे ताला लगाने के लिए नीलाम पे डेट आई थी, पुलिस फोर्स, एसडीएम वगैरह सब कुछ आएगा गाड़ी से, 10-12-15 लोग। घर में से सारा सामान निकलवाने, घर में से सबको पुलिस वाले जो हम लोग को पकड़ के, वाइफ को, बच्चों सबको बाहर निकाल रहे थे कि घर को खाली करो, इसमें ताला लगेगा और 15 दिन बाद जो इस नीलामी इसकी हो जाएगी। उस दिन भी किसी तरह रिक्वेस्ट करके हमने 3 दिन का टाइम लिया। फिर इसके बाद 3 दिन का टाइम लेकर बैंक का पूरा कर्जा है 28 लाख 30 लाख रुपए, बाकी तो पूरा कर्जा 50 से 60 लाख था, बैंक का 25 से 30 लाख। अब 3 दिन में 28 लाख कहाँ, 1 रुपए कोई हमें देने के लिए तैयार नहीं था। 28 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा 3 दिन के अंदर। मैंने फिर डिसीजन लिया कि कुछ भी आज दुनिया में रहूंगा नहीं, आत्महत्या कर लूंगा मैं ना। ऐसी स्थिति में सर आगरा में ही राजा मंडी स्टेशन है, राजा मंडी स्टेशन के पास बिल्लोचपुरा है। मैं वहां पे गया कि आज ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊंगा। उसके बाद मैं वहां पे जाके रेलवे लाइन के किनारे बैठा रहा। देखा कि 2 किलोमीटर दूरी पे एक ट्रेन आ रही है,
ट्रेन जैसे 1 किलोमीटर रह गई, मैं ट्रेन के पटरियों पे लेट गया ना। जो रेलवे की लाइन होती, पटरी होती, ट्रैक होता है, उस पर अपना सर रख के लेट गया कि अब जो कुछ भी होगा। और आँख एकदम पूरा बंद कर, जो अपना रुमाल निकाल के आंखों पे रख लिया कि जो कुछ होगा, और बिल्कुल आंख बंद के शांति से लेट गया कि अब आप तक कर, मतलब ट्रेन के नीचे कट जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन सर क्या हुआ कि थोड़ा सा देखा तो ट्रेन की आवाज भी नहीं आ रही, लेट नहीं आ रही है। मैं इधर थोड़ा सा सर आंखों से रुमाल को हटाया और इधर देखा साइड में तो रेड लाइट हो गई है, मतलब ट्रेन थोड़ी दूर पे रुक गई है। अब जब रुक गई तो थोड़ा से फिर कुछ अलग मैं उठ गया। अब फिर मैं सोचा कि अब चलो, फिर अंदर से फिर जब कुछ अब बच गया, अब क्या हो सकता है। फिर मैं थोड़ा देर बैठा रहा, लेकिन उस दिन सोचा कि चलो ठीक है, अब बच गया मरने से, तो अब कुछ करके दिखाऊंगा, अब कुछ ऐसा गलती नहीं करूंगा ना। थोड़ा सी हिम्मत आई और फिर मैं उसी दिन फिर 2-4 दिन के बाद मेरी मुलाकात हुई एक मेले में। मैं उसे घूमने चला गया शाम को, तो एक केंगन वाटर का मतलब स्टॉल लगा रखे थे हमारे एक चौहान साहब है। मैं चाहूंगा चौहान साहब के लिए जोर तालियां होना चाहिए कि उन्होंने उस बिजनेस से मुझे लाए। तो उन्होंने स्टॉल लगा रखे थे, मैं उनके पास जाके पूछा ये पानी का ये क्या चीज़ दिखा रहे हो। तो उनकी वाइफ थी, बोली भैया ऐसे ऐसे चीज़ है पानी के बारे में, और मैं आप अपना नंबर देता हूँ, मैं आपके घर पे आऊँगा तो इसके बारे में डिटेल से बताऊँगी। मैंने ठीक, हमारा नंबर ले लो, हमारे घर पे आना, हमें बताना। 3 से 4 दिन के बाद हमारे घर पे आए। घर पे आने के बाद उन्होंने सब कुछ बिजनेस का डेमोस्ट्रेशन दिखाया, बिजनेस प्लान दिखाया। मैंने उससे बोला कि मैं मशीन तो नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे काम करना है, मैं दिन रात एक कर दूंगा ना, और बस किसी तरह मेरी आईडी लगवा दो यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कोई पॉसिबल नहीं, आपको मशीन लेनी ही पड़ेगी। मैं बोला फिर मशीन लेनी पड़ेगी तो मैं काम किसको नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसमें मैं बहुत सारे लोगों को मशीन दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल में था। मैं BMW कंपनी में कार बेचा, 1-1 करोड़ की कार, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख की कार बेच सकता हूँ, तो 3 लाख की मशीन बेच दूंगा, लेकिन बस किसी तरह आईडी लगा दो। बोले ठीक है, एक सेल निकालो फिर आप, मैं आपके सेल आईडी लगा देंगे। टकोरी क्या होती थी सर उस समय मुझे नहीं पता था क्या होती थी। बोले कि एक सेल निकालो फिर आपकी आईडी लग जाएगी। तो हमने जो है फिर उस डेमो कराना शुरू किया उनसे। मैंने उनसे 25 डेमो करा दिया। 25 डेमो में कोई भी एक भी रिजल्ट, एक भी मशीन नहीं है। जो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं 2-3 लोग के पास जाऊंगा, वो लोग मशीन ले लेंगे, लेकिन मैंने 25 डेमो दिखा रखा। पिछले 15 दिन में 25 डेमो दिखाया, कोई भी सिंगल व्यक्ति मशीन नहीं लिया। मैंने उनको बोला कि सर मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 25 लोग को डेमो दिखा दिया, एक भी मशीन कोई नहीं लिया। तो उन्होंने बोला कि रवि जी हमने 28 डेमो दिखाया, तब जाके मेरी पहली मशीन उठी थी। मैं बोला ठीक है, 28 हम भी कर लेते हैं, 2 डेमो और ज़्यादा कर देता हूँ, 30 डेमो कर देता हूँ, 5। तो मैंने नेक्स्ट डे 5 डेमो और करा दिया, और अगले दिन ही जब 30 डेमो पूरा हुआ, उसी दिन जो 3 मशीन का पेमेंट एक साथ आ गया। जब 3 मशीन का पेमेंट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, एक्साइटमेंट बढ़ गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। मैं उस दिन से काम करना, मैंने उनको बोला सर अब आपकी गाइडलाइन चाहिए, अब आपकी जरूरत नहीं, डेमो मैं दिखाऊंगा, डेमो मैं करूंगा और सारे फॉलो भी मैं करूंगा, बस आप हमें गाइडलाइन देते रहो कैसे कैसे करना है। बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये आप करो, बाकी मैं काम अकेले कर लूंगा, बस आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैं सर दूसरे दिन से इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया 3 मशीन उठने से, मैं रोज एक कसम खा ली कि मैं 5 से 6 डेमो पर डे दिखाऊंगा, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक। मैं सर वही काम किया, डेमो दिखाता गया, डेमो दिखाता गया ना, और मशीनें भी उठने 5-6, 3 से 4 डेमो दिखाता था सर, एक मशीन उसका पेमेंट आ जाता था। ठीक, उसी बीच में सर 1 महीना अच्छे रिजल्ट आए, फिर 1 महीने के बाद फिर रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर मुझे 1-2 महीने तक कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो उसमें फिर मैं फिर भी हार मान ली कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, मैं जो पुरानी कंपनी में था या उसमें करूंगा, या तो मैं नौकरी पे दोबारा जा रहा हूँ, क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी सर। उस बीच में सर इतनी स्थिति खराब हो गई थी, हमारे पास कुछ खाने के लिए तक भी नहीं थे। पूरे 1 साल तक हमने हमारे घर में कोई एक सब्जी भी नहीं, यहाँ तक कि आलू भी नहीं लेके आए घर में, सब्जी भी शक्ल भी नहीं देखी थी हमारे पूरे फैमिली ने ना। बस चावल और चटनी खाते थे पूरे 1 साल, दाल सब्जी कुछ भी नहीं, केवल चावल चटनी, चावल चटनी से हमने खाना खाया। हमारी वाइफ, हमारे 2 छोटे बच्चे, 13 साल का बेटा सर और 9 साल की बेटी है। तो
और हमारे बच्चे जो स्कूल, अच्छे स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल पहले पढ़ा करते थे, मैंने उनका स्कूल में से एडमिशन हटा के, नाम हटा के हमने सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया। 2 साल तो पढ़ाया ही नहीं सर, घर में बैठा दिया छोटे बच्चों को, ऐसी स्थिति से। लेकिन उसी बीच में सर हमारी डीएन सर से मुलाकात हुई, और डीएन सर, मैं काम को बिल्कुल छोड़ रहा था कि नहीं लग रहा था कि इतनी सारी मशीनें जो फेस वैल्यू की सेल थी सर, हमने 10-12 मशीनें उठा ली, फिर नहीं लग रहा था कि मैं इतना आगे काम कर पाऊंगा, इतनी 3 लाख की कोई मशीन लेगा। उसी बीच हमारी डीएन सर से मुलाकात हुई। डीएन सर को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। डीएन सर बोले, रवि जी तुम काम करो, तुम्हारी सब मदद मैं करता हूँ। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम उनको बताई सर, तो उन्होंने जो है हमारे घर पे राशन वगैरह पिछले 1 साल तक भरवाए, मुझे पेट्रोल के लिए पैसे दिए ना। और उसी के एक दिन बाद जो सतपाल सागर जी से मेरी मुलाकात हुई, वो आगरा में आए थे, बस 10 मिनट के लिए चौहान साहब ने मुझे मिलवाया कि सर 10 मिनट के लिए, तो उन्होंने बस 10 मिनट के लिए टाइम दिया था। लेकिन जब मेरी प्रॉब्लम सुनी तो उन्होंने 4 से 5 घंटा मुझे पूरे समय दिए ना। उनको कहीं मीटिंग जाना था, वो मीटिंग भी कैंसिल कर दी, और 4 से 5 घंटे में वो सारी बातें बताई, जिससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ। और उसने एक डिसीजन अच्छा लिया कि अब कुछ भी हो जाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, काम करूंगा। सर उस दिन से आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। बस 5 से 6 डेमो पर डे, चाहे डेमो कर ले, चाहे फॉलोअप कर ले, लोगों से मिलना जुलना, पूरे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 से 12 बजे रात तक मैंने डेमो किया है सर, अब फॉलोअप किया है। और हफ्ते में 2-2, 3-3 मशीन का पेमेंट लेके आता था सर। अभी मुझे काम करते केंगन में प्रॉपर तरीके से पूरा 1.5 साल हुआ है सर। आज 1.5 साल में शिक्षक हूँ, और डीएन सर का बहुत सारा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया, पेट्रोल का खर्चा दिया, 1 साल तक मेरे घर पे राशन भी भरवाए ना। बस बोले तुम काम करते जाओ, अपना बैंक का कर्ज निपटाओ ना। उसके बाद सर मैं करता रहा काम। और आज की डेट में सर बताऊं तो बहुत सारी दिक्कतें भी काम को करते हुए आई, लेकिन उसको फेस किया, काम करता गया, डेमो दिखाता गया, फॉलोअप करता गया। रिजल्ट कब 6 से हो गया सर, ये पता भी नहीं चला। और सर अचीवमेंट की बात करूं सर, तो अभी सर 6 से हो गया, और जितने भी हमारे पास 50 लाख से ज़्यादा कर्ज था, वो मैं सारा कर्ज अब तक केंगन में निपटा दिया सर, केंगन के बदौलत सर। और आप लोग की गाइडलाइन में काम करके, आप लोग के आशीर्वाद से आज मेरे पास कोई कर्जा नहीं है बैंक का, पूरा कर्ज निपटा दिया बस इस बिजनेस के बदौलत। और बाकी सर अभी हमारी जो दूसरी आईटी है, उस पर भी मैं हाईवे होने वाला हूँ, और 3 दिसंबर तक सर, 4 महीने में वो 6 से हो जाएगी। और हमारी टीम से अगले महीने में डीएन सर को मैं 6 से लेके जा रहा हूँ, इसी महीने में सर। और दूसरी आईटी 6 से हमारी हो रही है दिसंबर में। और फ्यूचर सर यहाँ पे है, मैं पूरा दिन रात देख करके यहाँ पे काम करूँगा, पूरा सिस्टम को फॉलो करूँगा, और जो भी आप लोग की गाइडलाइन होगी उसमें मैं 100% खड़े उतरूंगा, काम करूंगा। और आज के डेट में मेरे पास कोई कर्जा नहीं है। आज मैं इस काम को करके बहुत खुश हूँ, 6 से रैंक अचीव करके मैं बहुत खुश हूँ। और सर जो हमारी टीम है, और उन्होंने मेरे साथ दिन रात तय किए, मेरी बात को माना, काम किए सर, मैं उनकी भी सफलता के लिए दिन रात तक लगा दूंगा। बस यही सर हमारी स्टोरी है। बाकी सर नमस्ते सर। कमाल कमाल, ग्रेट। इससे बड़ी कोई स्टोरी नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं हो सकता है। सही बात कहा था प्रेमपाल जी ने। और इस स्टोरी में मुझे सबसे बड़ी बात लगी कि डीएन सिंह जी आपके डाउनलाइन है। जी सर। डाउनलाइन ने अपलाइन की मदद की, क्या बात है, क्या बात। नहीं सर, डाउनलाइन सब फर्स्ट आईडी है सर उन्हीं की। हाँ, मतलब आपके नीचे जस्ट उनकी पहली आईडी है। जी सर। तो कोई नीचे वाला ऊपर वाले की मदद कर रहा है, ये पहली बार सुना है मैंने नेटवर्क मार्केटिंग। डीएन सिंह साहब को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आज डीएन सिंह साहब का जो इमेज है ना, मेरे माइंड में बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा इमेज बन गया। जी से कुछ सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? पूछिए। जिसकी जिंदगी खुद सवाल बन गई हो, और जिसको जीरो से हीरो नहीं, माइनस से हीरो बनते हुए हम देख रहे हैं। करने के लिए सर इनका बहाना होता है ना, मुझे लगता है कि उसको ही स्टोरी सुनानी चाहिए। शब्दकोश में शब्द ही नहीं रहते हैं सर।
तब ऐसे लोग सफल होते हैं। यही लोग होते हैं जो जिंदगी में लोगों को प्रेरणा देते हैं। इनको कह देना कि खास आदमी। आम आदमी से खास आदमी बनने का जो रवि जी का सफर है, मैं कह रहा था ना, मेरी स्टोरी आज जीरो, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, ये रवि जी की स्टोरी से आपको देखना चाहिए। मैं आप गारंटी दे रहा हूँ, इस बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय का -3 व्यक्ति है ये। नमस्कार। जो तो स्टोरी है, सबने स्टोरी तो सुनी। अब मैं एक छोटा सा स्टोरी का एक और पार्ट बताता हूँ कि हम लोग कल रात 10:30 बजे दिल्ली में थे। DN सर, रवि जी, मैं और सतपाल सर, हम सब लोग साथ बैठे थे रात 10:30 बजे। और 10:30 बजे ये आगरा को निकले हैं। 10:30 बजे के बाद ये आगरा पहुंचे हैं और सुबह ये मीटिंग में हैं। सुबह 4 बजे आए थे सर। सर सुबह 4 बजे आए थे सर। सुबह 4 बजे घर पहुंचे हैं। तो मैं यही देख रहा था कि भाई जैसे मैं भी अपनी जगह पहुंचते पहुंचते दिल्ली में मुझे भी करीब 12 बजे, मैं भी नोएडा के पास में कहीं पे हूँ। तो सिंपल क्या है कि इस समय के बावजूद भी हम बहुत सारे लोग जब काम कर रहे होते हैं और देर से आते हैं तो फिर हम सुबह देर तक जगते हैं। लेकिन इनको मैं देख रहा हूँ कि रवि जी जैसे मुझे कल रात 10:30 बजे दिख रहे थे, वैसे ही उसी चेहरे के साथ और वही गेटअप के साथ में फिर सुबह मीटिंग में उपलब्ध है। सर नमस्कार। 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 रियली हम लोग 4 बजे आए थे यहाँ पर और रवि जी की स्टोरी मैंने पहली बार सुनी है। मिलते थे और सच्चाई भी है कि इतनी मदद, लेकिन ये सुन के नहीं सोच के नहीं की थी कि किसी दिन हम सुनेंगे। और हंसी का वाकया है, चुटकुले का वाकया भी ये है कि जब इन्होंने मुझसे अपनी कहानी कही थी कि मैं आत्महत्या करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, या तो रस्सी खरीद के दे सकता हूँ या जहर की पुड़िया दे सकता हूँ, उसके लिए पैसे दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो ये एक जोक का पार्ट था। फिर उसके बाद मैंने कहा कि बताओ क्या समस्या है। तो इन्हें कहा कि बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, अगर 2 लाख की व्यवस्था हो जाए तो हमारा मकान बच सकता है। तब मैंने पैसे दिए ताकि इनकी किस्तें रेगुलर हुई। तब इन्होंने मन लगा के काम किया। और ऐसे ही वाकया यह हुआ कि इनकी मोटरसाइकिल चोरी चली गई। और चोरी भी नहीं चली गई कि ऐसे आदमी को इन्होंने पैसे देके मोटरसाइकिल खरीदी थी और उस आदमी ने उनकी मोटरसाइकिल छुड़ा ली, क्योंकि कागज उसके नाम थे, RC उसके नाम पे थे। तब फिर परेशान हो गए। फिर मैंने 20,000 रुपए दिन को दिए कि आप मोटरसाइकिल खरीदो और काम करो मन लगा के। और इस तरह से इन्होंने काम किया और ये सफलता दिखाई और मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद सर। अच्छा यार, सब लोगों से मैं चाहूंगा कि इनके लिए ये राम लखन की जोड़ी की जैसी इनके लिए तालियां बजाओ यार। सही बात। सर मैं बहुत ही कठोर आदमी हूँ, लेकिन आज मैं आंसू भी नहीं रोक पाया। मैं अपने आप से अंदर इतना भाव बढ़ गया कि ये छलक गया आंसू। रियल में मैं कभी भी साला आंख से आंसू नहीं देखते, आता ही नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों। लेकिन आज जो है अजीब मतलब लगा मुझे। सलूट सर। और सबसे बड़ी चीज है सर कि अगर कुछ बड़ा होना होता है ना सर, तो ऊपर वाला भी साथ देता है। वो ट्रेन रेड लाइट होना ये भी ऊपर वाले की मर्जी होगी। और सर सबसे बड़ी चीज कि मैं बोलता हूँ कि अगर कुछ भी अगर इच्छा करता ना, उस वक्त कोई घटना आपके दिल में आता है कि आज मैं कुछ कर जाऊंगा, आप 10 मिनट के लिए कोई रोक देना, अगला 10 मिनट बाद पैसा देने के बाद भी आदमी काम नहीं करेगा। सिर्फ फांसी लगाने वाला बंदा भी अगर 10 मिनट रोक दीजिए और बोलिए जाओ फांसी लगाओ, नहीं जाएगा। इनके साथ हुआ, सही में पढ़ा था मैंने कहीं। धन्यवाद सर, थैंक यू। रवि जी कहाँ है? रवि जी को मैं सलूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरी साथी हैं, वैसे हम साथ में रहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी स्टोरी नहीं बताई अपनी। इनकी स्टोरी से मुझे भी
मेरी मिलती जुलती स्टोरियां नहीं है, लेकिन इनकी स्टोरी जो जब सुनी है ना, तो मुझे लगता है मेरी कहानी कुछ भी नहीं है। हम सोचते हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उन बच्चों के चेहरों की तरफ क्या देखते होंगे जब ये 12-13 महीने 1 साल तक खाना नहीं खिला पा रहे हैं, मर्जी से कोई चीज नहीं ला पा रहे हैं। और सबसे बड़ी मुझे धन्यवाद इनकी पत्नी है या इनके बच्चों को भी कहना चाहिए, और कहता हूँ, क्योंकि उनका सब्र देखिए सर। आजकल की महिलाएं देखिए घर छोड़ के पता नहीं क्या क्या कर जाती हैं, जो 1 साल तक मतलब खाने के लिए कभी बोला ही नहीं इनके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सर आपके बारे में छोटा सा कुछ लिखा है, आपके बारे में बता रहा हूँ कि सर परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती है उससे कई ज्यादा आपको मजबूत बनाती है सर। इसका और एक तो है कि जो हौसले के बारे में बताया नहीं, तो हमको ये सीख मिलता है कि अपने हौसलों को कभी मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है। अपने हौसलों को कभी ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपने परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारी हौसला कितना बड़ा। सभी जितने लोग मीटिंग में सबको मेरा नमस्कार। पीवी सर आपको सैल्यूट है, आपने एक ऐसे बंदे को आगे बढ़ाया, और डीएन सर को दिल से सलाम कि उन्होंने आज की दुनिया में जब भाई भाई की हेल्प नहीं कर रहा है, तो इन्होंने एक इतनी अच्छी मिसाल कायम की कि जिसका दुनिया में कोई दूसरी उदाहरण मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए डीएन सर को भी बहुत बहुत मेरे दिल से धन्यवाद, और रवि सर को तो दोनों हाथों से सैल्यूट, बहुत बहुत। और आज के बाद तो ये स्टोरी सुनने के बाद जो कहता है कि मुझे नहीं आता कंगन में नहीं कर सकता हूँ, तो उसको कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं सर। ये सुनने के बाद अब नहीं कर रहा कोई। इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि मरना आ जाए दिमाग में परिवार को छोड़ के। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ रवि सर से कि क्या आपके दिमाग में उसमें चला था मर ही जाऊंगा, कुछ कर ही नहीं सकता, जबकि आप तो अपने आप में एक सफल थे, आपने जॉब दिखाया करके अपने सफल सब कुछ करके दिखाया, सपने थे आपके। सर क्या ऐसा था कि आपको मरने की एकदम से आई कि परिवार में बच्चों को भूखा देखना, या ऐसा देखना कि निराश टूट जाना और उसके बाद सपने पूरे नहीं होने देना, ये था आपके दिमाग में? या मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा था, जबकि आप कर सकते थे, आपको मालूम था? तो ईश्वर आपकी परीक्षा तो ले रहे थे, पर आपके माइंड में क्या चल रहा था? और रोका भी ट्रेन को इसीलिए कि आपकी परीक्षा पूरी हुई, आपने अब मैं दोबारा से खड़े होकर चलता हूँ, और खड़े हुए आप उसके दोबारा। बाकी चीज तो भी ईश्वर ने आपसे अरेंज कर दी। डीएन सिंह साहब का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते हम में से कोई भी, यानी निस्वार्थ उदाहरण हो ही सकता किसी की मदद करने का। आप बताइए आपने क्या सोचा उसमें कि आपका चले जाना चाहिए इस दुनिया से? कुछ नहीं सर मुझे बिलीव था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। बस क्या था कि स्थिति ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि कर्ज वाले लोग, ब्याज वाले लोग परेशान करते, बैंक वाले लोग 8-8, 10-10 लोग घर पे आके बैठ जाते थे ना। फैमिली से वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है, बच्चे भी कुछ नहीं हमारे से ही ढल गए थे, छोटे छोटे बच्चे। डीएन सर से जब मुलाकात, उससे पहले क्या कि हमारे पास खाने तक के लिए नहीं था, तो हमारे घर के पास में एक मंदिर, वहाँ पे जाके बैठता था, बैठ के रोता था। वहाँ पे एक मतलब साधु महंत टाइप के थे, वो बोले बेटे यहाँ पे क्यों बैठ के रोते रहते हो, क्या दिक्कत क्या परेशानी है? बोला सर ऐसी ऐसी परेशानी है। उन्होंने जो मंदिर पे आटा चावल जो चढ़ाने के लिए लोग वहाँ पे देते हैं, दान देते हैं, वो हमें देते थे। मैं वहाँ से 2 से 3 महीना मंदिर पैसे लेके आता था, मैं अपने घर पे खाना बनाने के लिए, मंदिर का सामान, ठीक। तो इसलिए जब इतना लाइफ में परेशानी आ गई थी, कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं करूँ तो करूँ, अब क्या करूँ। इसलिए सर मैंने आत्महत्या करने की निर्णय लिया था। रवि भाई पहले तो ढेर सारी बधाइयां यार 6 होने की, और अभी 42 साल की उम्र में ना ऐसी स्टोरी पहली बार सुनी है। और सच में जो पीपी भाई ने कहा राम लखन की सर, सच में यार मतलब मैं सुनता था ना कि एक आदमी अगर एक आदमी को खड़ा करते हो, एक को खड़ा नहीं करते, खानदान को खड़ा कर देते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को खड़ा कर देते हैं, तो वो एक आपको। और थैंक्स और बहुत बहुत बधाई उस माँ के लिए जिसने इतना लंबा संघर्ष तय किया रवि भाई के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सही बात है, इनकी पत्नी और इनके बच्चे भी ग्रेट है भाई, बहुत। सर एक दीपक जी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और भी है, हमारा मिरेकल सिस्टम क्या है? जो लोग कहते हैं ना सिस्टम की ताकत, मतलब देखिए ना, एक एक जना, चाहे वो प्रेमपाल जी हों, प्रेमपाल जी भी कोई छोटी बात नहीं है, उतना माहौल खड़ा कर देना और ऐसे लोग उनको उनकी मदद उस तरह से कर देना कि वो काम कर पाए। सतपाल सागर सर को देखिए, मतलब ये छोटी बातें नहीं है। हम और टीमों की बात करते हैं, जो काम करने वाला होता है उसके लिए आपका भी बात करता हूँ मैं, आप अपने वो देखिए, आप
वैसे देखा जाए तो जो लोग कहते हैं क्रॉस लाइन, किस बात की क्रॉस लाइन? परिवार है ये, चाचा ताऊ के बच्चों की तरह से हम बात करते हैं अब तो ये एक विश्वास ही पैदा होता है। हमारा ही सिस्टम एक ऐसा, हमारी टीम ऐसी है जो ऐसी निस्वार्थ भाव से बात करती है। इसके अलावा भी आप देखिए कई बार ऐसे मौके आए, आर्थिक रूप से सब लोगों ने मिलकर ही मदद करी जब भी कोई ऐसी कॉल या अपील आई। तो इसमें सबसे कहता हूँ, जीवन एक मिला हुआ है। इस जीवन में दूसरों के काम करने के लिए अगर आप मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद भी करता है। डीएन सिंह साहब ने निस्वार्थ मदद करी, इसमें कोई शक ही नहीं है, बट साथ में एक बॉन्डिंग हो गई, ये अपने परिवार के भाइयों बच्चों से भी ज्यादा क्लोज हो गए। ये कहाँ कमाएंगे हम लोग ऐसा। एक चीज और कहना चाहूंगा सर, जब इन्होंने मुझे पूरी बात बताई, जब इन्होंने मुझे ये परेशानी बताई, तो पहले तो मैंने मजाक में जो चीजें कही वो आपको बता दिया, लेकिन फिर मैंने ये कहा कि देखो मैं एक शर्त पे आपकी मदद करूंगा कि आप मतलब आत्महत्या के बारे में कभी नहीं सोचोगे। अगर ये कमिटमेंट करोगे तब मैं आपकी मदद करूंगा, अंत तक आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। पहले तो ये बताओ तुम्हारी समस्या क्या। उन्होंने कहा मुझे खाने की समस्या है। हमने कहा तुम्हें खाने की कभी समस्या नहीं होगी, पूरा राशन मैं पहुंचाऊंगा। अब बताओ तुम्हारी क्या समस्या की। मकान की समस्या, रोज पुलिस वाले आ जाते हैं। हमने कहा ये चलिए किस्त हम रेगुलर कर देंगे, चलो ये हो गई है। और भी कोई समस्या चलिए हमारी साथ गाड़ी में चलिए, सब कुछ है, मोटरसाइकिल का वो करा दे, लेकिन शर्त ये है कि आप दोबारा आत्महत्या नहीं की बात नहीं सोचोगे। मेहनत करोगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं कर सकते हो तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, चाहे तुम मरीज क्यों न जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कसम खाते हो कि हम मेहनत करने से नहीं डरेंगे, मेहनत करेंगे, पूरी ताकत से मेहनत करेंगे, तो मैं मदद करूंगा तुम्हारी। तो इन्होंने कमिटमेंट किया कि आज से भविष्य में कभी हम आत्महत्या के बारे में नहीं सोचेंगे। हमने कहा तो ठीक, डन। जब तक आप पूरी तरह से सब आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक ये मदद मेरी तरफ से। दीपक सर, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लाइन बहुत लंबी है, मेरा नंबर नहीं आ पाएगा इसलिए जरूर बोल रहा हूँ। आपने कहा एक परिवार नहीं सर, इन्होंने आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये लोग कई लोगों के परिवारों को बचा देंगे। जितने लोग आज सुन रहे हैं, पता नहीं किस किस को बचा देंगे सर। इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं आने वाला है आपकी लाइफ, किसी की लाइफ। बोलिए नमस्कार सर सबको। आज बोलने का जी तो बहुत कर रहा है, लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता हूँ इतने मार्मिक कहानी में। और रवि जी को ढेर सारी शुभकामना। और पीपी सिंह का ही स्टोरी सुन के भावुक हो गया था। रवि जी तो उससे भी आगे निकल गया और जो समस्याओं का पहाड़ को तोड़ दिया। समस्या नहीं, समस्याओं के पहाड़ से आप लड़े हैं। ढेर सारी शुभकामना। तो सब इतना ही बोलता हूँ। और रियली सैली साहब ने कहा कि डीएन साहब ने आज जो माइलस्टोन डाले हैं ये बहुत दूर दूर तक जाता है। ऐसा नहीं है कि एक कार्य कोई करता है तो उसका इम्पैक्ट एक आदमी पर पड़ता है। वो स्टोरी बहुत जगह दोहराई जा सकती है और चाहे तो इतिहास दोहराएगा। इतना ही कहकर अच्छा, जय हिंद। मुकेश जी बोलिए। सर रियल में आज की जो रवि जी की स्टोरी है ना, उससे मेरा शरीर पूरा रोम रोम में खड़े हो चुके हैं आज की स्टोरी करनी। रवि जी, आपकी स्टोरी ने इतनी प्रेरणा स्वरूप है कि उसने हमें एक रास्ता दे दिया, एक वे दे दिया। और हम पता नहीं अपनी स्टोरी पता नहीं कहाँ बोलते क्या कहते, बट आज आपने एक रास्ता के लिए करने का दोस्त काम करने के लिए लोग इतने सारे बहाने ढूंढते हैं, लेकिन आपने वो दशा और दिशा हम सबकी बदल डाली, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत स्लो हो चुके थे काम के लिए। रवि जी, आपकी स्टोरी तो रियल में मुझे आज इतनी बड़ी प्रेरणा मिली है कि मैं बहुत तेजी से आपकी तरह काम करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। सर मैं यही कहना चाह रही थी रविता से, एक तो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर लेना था सर, सो मिल गया है, थैंक यू सो मच। और सर इनकी जो स्टोरी है हमने हमेशा फिल्मों में देखी थी, बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। और एक ये जो चीज़ है कि हमारे बिजनेस में कहा जाता है कि अपन ऑफलाइन से ही सीखते हैं, बट ऐसा नहीं है सर। रियल में जैसे मैं एजुकेशन से टीचर हूँ, प्राइवेट जॉब करती हूँ सर, बच्चों से भी हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो जूनियर और सीनियर जो हैं सर, मतलब जूम मीटिंग का तो ऐसा रिकॉर्ड है कि हमें डेली कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। ये गॉड्स प्लानिंग है सर। और एनर्जी में जो आ रहे हैं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, असीम कृपा है। वो कृपा जब तक होगी नहीं तब तक आप कैंगन में आओगे नहीं। आप आ गए कैंगन में, इससे मतलब कृपा है। और आप
गुरुजन जो लोग हैं, दीपक सर हैं, पीपी सर हैं और डीएन सिंह जी ने जो काम किया है तो सैल्यूट है। और मजा आ गया सर। फिल्म से हूँ मैं, फिल्में देखता रहता हूँ, फिल्में बनाता रहता हूँ। ऐसी कहानियां रियलिस्टिक में बहुत सारी फनी फिल्में बनी हैं, लेकिन आपने जिया है, रूबरू मैं आज देख पा रहा हूँ ऐसी कहानी को। थैंक यू, सैल्यूट रवि जी, थैंक यू सो मच। और इस तरह की स्टोरी ऐसे आते रहे, मजा आ गया सर। दीपक सर थैंक यू सो मच। मैं जमशेद। ओके मनोज, मैं मैम को लास्ट ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो सभी गुरुजनों को आज टीचर्स डे के लिए बहुत बहुत नमन। और डीएन सर का बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन जो देख के दिल भर आता है कि किस तरीके से इन्होंने उन रवि सर के लिए किया। और रवि